अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, इसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है ना वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। तो पहले हम डिटेल में देखते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है क्या। याद रखिए, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बनाना शुरू करें, नाम से पता चल रहा है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ब्लड प्रेशर और पोटेशियम लेवल्स को रेगुलेट करता है, वो ज़्यादा बन रहा है तो उसको कहते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके पहले देखें। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसकी प्रिवेलेंस और इसकी इंडिकेशंस बता दूं तो टेस्टिंग की। तो ये तकरीबन 10% जो लोग होते हैं ना जिनको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनको प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है। 10% ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है उनको ये वजह हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है ना उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो इसकी टेस्टिंग करवाएं। ठीक है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जिनको हाइपोकैलीमिया है, यानी जिनका पोटेशियम लेवल लो होता है, जिसमें वो भी लोग आ गए जिनका थायाजाइड डायूरेटिक की वजह से हाइपोकैलीमिया हो। ठीक है, इसके अलावा जिनको वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, पुअर कंट्रोल हो रहा है, तो वो इसकी टेस्ट करवाएं। में भी उनको प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। ठीक है, इसका टेस्ट करवाएं। इसके अलावा जिनको फैमिली हिस्ट्री है अर्ली ऑनसेट हाइपरटेंशन की वो भी करवाएं। और हाई ब्लड प्रेशर जिनको यंग एज पर रहता है, यंग एज पर हाई ब्लड प्रेशर, तो वो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए टेस्टिंग करवाएं, याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। तो अब क्या वजूहत हैं एक्सेसिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिवेशन के। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम डिस्टिंग्विश करें इस प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को जिसमें एड्रिनल ग्लैंड में मसला होता है बनस्बत उसके सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म से जिसमें रेनिन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि किडनीज़ में परफ्यूजन ज़्यादा नहीं हो रही या हाइपोटेंशन है। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। मोस्ट इंडिविजुअल जिनको ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है ना, इनको दोनों बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है मोस्ट लोगों को हाइपरप्लेजिया की वजह से, तो उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। माइनॉरिटी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा होता है, जिसको हम कॉन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसने लिखा भी है कॉन्स सिंड्रोम। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ड्यू टू एड्रिनल एडिनोमा इज़ कॉन्स सिंड्रोम, ये नाम नहीं भूलना। एडिनोमा की वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, उसको कॉन्स सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी में मसला हमेशा ग्लैंड में है, एड्रिनल ग्लैंड में। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेसिबल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी है। वो वैसे एक रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें एल्डोस्टेरोन जो है ना वो ACTH के रिस्पॉन्स में सिक्रीट होता है। हमें पता है कि एल्डोस्टेरोन को तो रास सिस्टम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन की वजह से एल्डोस्टेरोन बनता है, लेकिन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ACTH जो है वो एल्डोस्टेरोन बनाने में इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेसिबल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो तीसरी इसने नहीं लिखा, उसका नाम मैं लिख देती हूँ, है वैसे ये रेयर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेसिव हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, ये 3 वजूहत हो गई जिसमें वो वजूहत जिनमें रेनिन लो होता है और एल्डोस्टेरोन हाई होता है, यानी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें। एक्चुअली हमारा जो एल्डोस्टेरोन होता है वो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ना एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलोसा, वहाँ से सिक्रीट हो रहा होता है जब उसको एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करे। ACTH का नहीं होता, इस डिसऑर्डर में ACTH करेगा, वैसे एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करेगा जोना ग्लोमेरुलोसा को कि एल्डोस्टेरोन बनाओ। फॉलोइंग आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एंजाइम रेनिन हमारी किडनी से सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल परफ्यूजन प्रेशर या फ्लो। जब किडनीज़ की तरफ ब्लड फ्लो कम हो या प्रेशर कम हो तो रेनिन बनेगा एंजाइम। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को बनाएगा फ्रॉम एंजियोटेंसिन 2 जो कि एक अल्फा 2 ग्लोबुलिन है। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है, सॉरी रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा फ्रॉम एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन एक अल्फा 2 ग्लोबुलिन है, इसमें से एंजियोटेंसिन 1 बनता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। रेनिन कहाँ से आया, किडनी में ब्लड फ्लो कम था, परफ्यूजन कम थी, तो रेनिन आया। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 बना है ना ये इनएक्टिव होता है, लेकिन ये एक्टिव पे कन्वर्ट कैसे होगा, एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा बाय एंजाइम्स, कन्वर्टिंग एंजाइम्स। तो एंजियोटेंसिन 2 जो फिर बनेगा वो एक पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है और वो एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करता है, ये फाइनल प्रोडक्ट जो बना।
पहले रेनिन था, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाया, 1 में से 2 बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब 2 जो है ना, ये 2 एल्डोस्टेरोन भी बनाएगा एड्रिनल ग्लैंड से और वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करवाएगा। अब एल्डोस्टेरोन जो आता है वो सोडियम की रिटेंशन करवाएगा, पोटेशियम का लॉस करवाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि मसला ही हमारा किडनी के परफ्यूजन लो था, लो ब्लड प्रेशर था, किडनीज़ में ब्लड फ्लो कम था, वो बढ़ा इस सारी पैथोफिजियोलॉजी से ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इस तरह एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है और ये एक्ट करता है। अब क्या क्लिनिकल फीचर होंगे प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, यानी एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बना रहे हैं, तो उसके क्लिनिकल फीचर में याद रखिए, वैसे तो पेशेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एक बात याद रखिए, एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, लेकिन वो सोडियम रिटेंशन के साइंस शो कर सकते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है ना, तो स्वेलिंग, इडीमा, सोडियम रिटेंशन वाले साइंस शो होंगे। ठीक है, या फिर पोटेशियम लॉस वाले साइन होंगे। अब पोटेशियम लॉस वाले कौन से साइंस होंगे, या तो सोडियम ज़्यादा वाले साइन होंगे या पोटेशियम लो वाले साइंस होंगे। तो पोटेशियम लो वाले साइन क्या होते हैं आपको पता है, हम पढ़ते आए हैं कि पोटेशियम कम होता है तो पैरालिसिस होती है, मसल वीकनेस होगी। ठीक है, ये नोट होती है इसमें, मसल वीकनेस होगी, पोली यूरिया, बार बार उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी किडनी डैमेज की वजह से, और ओकेजनली टेटनी भी हो सकती है। इसने कुछ लिखा ही नहीं है नाम दानिश ने, पोली यूरिया, ठीक है, टेटनी और मसल स्पाज्म, जो यानी टेटनी और पोली यूरिया, और इसके अलावा पैरालिसिस, मसल की पैरालिसिस। टेटनी जो हो रही है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की वजह से, और आयोनाइज्ड कैल्शियम क्योंकि कम है ना, इसकी वजह से भी टेटनी हो रही है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, अब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होगा, लेकिन सिवियर और रैपिडली वर्सनिंग हाइपरटेंशन इसमें अनकॉमन है। हाइपरटेंशन में भी सिवियर एंड एसोसिएटेड विद रीनल एंड रिटाइनल डैमेज, क्योंकि ऑब्वियसली एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, हाइपरटेंशन भी होगी। ठीक है, तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। वैसे एसिम्प्टोमेटिक होगा, स्वेलिंग, एडिमा वाले साइंस होंगे एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से, सोडियम ज़्यादा होने की वजह से, पोटेशियम कम है उस वाले फीचर, पोलीयूरिया, पैरालिसिस, टेटनी, और ऑब्वियसली फ्लूइड्स वगैरह ज़्यादा हैं, सोडियम ज़्यादा है तो बीपी भी ज़्यादा होगा ना, तो हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन के फिर नुकसान रीनल एंड रिटाइनल डैमेज। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के क्लिनिकल फीचर्स। अब हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, तो इसमें याद रखिए रूटीन ब्लड टेस्ट जो होंगे ना, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है तो सोडियम ज़्यादा होगा, पोटेशियम कम है, तो हमें हाइपोकैलिमिक एल्कलोसिस मिलेगा ब्लड टेस्ट पे, रूटीन ब्लड टेस्ट पे। हाइपोकैलिमिया है ना, तो हमें हाइपोकैलिमिक एल्कलोसिस मिलेगी। ठीक है, सोडियम के लेवल टिपिकली अपर एंड ऑफ द रेफरेंस रेंज में होंगे प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, लेकिन सेकेंडरी आगे हम देखेंगे, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म उसमें सोडियम के लेवल लो मिलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा होगा सोडियम, अपर लेवल पे होगा। ठीक है, की मेजरमेंट्स जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, वो है कि हमने प्लाज्मा में रेनिन देखना है और एल्डोस्टेरोन का लेवल देखना है। ठीक है, प्लाज्मा रेनिन और एल्डोस्टेरोन, ए इसमें एक है रेशो, ARR रेशो, एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो। ठीक है, ये कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए, जो पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनका बीपी ज़्यादा होता है, तो हम उनका ARR रेशो करवाते हैं, एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो। ठीक है, बहुत सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं ना, वो इसके साथ इंटरफेयर करती हैं एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो के साथ, तो पेशेंट जिनका ये रेशो बढ़ा हुआ होगा, एलिवेटेड होगा, तो उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स स्टॉप करनी होंगी तकरीबन 4 हफ्ते, इससे पहले कि दोबारा हम टेस्ट करवाएं, क्योंकि दवाइयाँ इंटरफेयर कर दी हैं। तो ये अगर किसी ने टेस्ट करवाने जाना है एंटी एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो, स्पेशली अगर जिनको यंग एज में हाइपरटेंशन है, तो अपना ARR रेशो करवाएं। अगर वो कोई हाइपरटेंसिव दवाई ले रहे हैं तो वो 4 हफ्तों तक उन्होंने स्टॉप करनी होगी, फिर ये रेशो करवाना होगा। ठीक है, ये इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा अगर नेसेसरी है तो सर्टेन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जैसे कैल्शियम एंटागोनिस्ट, अल्फा ब्लॉकर फिर भी सब्सटीट्यूट किए जा सकते हैं। अगर नहीं रोक सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव तो कैल्शियम एंटागोनिस्ट ले लें या अल्फा ब्लॉकर ले लें। तो हम इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं। इसके अलावा ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट्स भी दी जा सकती हैं, क्योंकि हाइपोकैलिमिया रेनिन की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। ठीक है, इसमें हाइपोकैलिमिया हो रहा है ना इस हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन, तो हाइपोकैलिमिया हो रहा है तो हम पोटेशियम के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, तो वो भी रेनिन की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा। ठीक है,
अगर हमें रिपीट टेस्ट शो करता है लो प्लाज्मा रेनिन, हमने दोबारा रिपीट भी करवाया लेकिन प्लाज्मा में रेनिन अभी भी लो शो हो रहा है और एल्डोस्टेरोन हाई है, तो हमें फिर फर्दर स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी, जैसे स्लाइन और फ्लूड्रोकोर्टिसोन सप्रेशन टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे नाम दानिश ने बताया कि हमें हाइपोकैलीमिया मिलेगा प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, और यूरिनरी पोटेशियम लॉस ओवर द 30 मिलीमोल पर डे ड्यूरिंग हाइपोकैलीमिया, प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन एलिवेटेड होगा और वो स्लाइन इन्फ्यूजन से भी सप्रेस नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन इतना ज़्यादा बड़ा होगा प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। सीटी या एमआरआई डिफरेंशिएशन ऑफ एडिनोमा फ्रॉम हाइपरप्लेजिया, जो वजह थी ना एडिनोमा हाइपरप्लेजिया से डिफरेंशिएट के लिए सीटी एमआरआई करवाएंगे। ठीक है, तो इमेजिंग में यही है, सीटी एमआरआई ये डायग्नोस करेगा। हावेवर जो रिस्क है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का वो इसमें होता है, यानी फॉल्स पॉजिटिव यानी नॉन फंक्शनिंग एड्रिनल एडिनोमा कॉमन है, और फॉल्स नेगेटिव यानी जो 0.5 सेंटीमीटर से छोटे होंगे ना एडिनोमा, उनको सीटी एमआरआई डिटेक्ट नहीं करता। अब आ जाए मैनेजमेंट पे, कैसे आप प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को मैनेज करोगे, जो या तो एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया इनकी वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए आप एंटागोनिस्ट दोगे ऑब्वियसली। तो मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट कौन से हैं? स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरेनोन। ये हाइपोकैलीमिया के लिए भी इफेक्टिव हैं, जो उसमें पोटेशियम कम हुआ है, और हाइपरटेंशन जो हो रही है ना मिनरलोकॉर्टिकोइड एक्सेस की वजह से, इस डिजीज़ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, पोटेशियम कम हो रहा है, दोनों के लिए ये स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरेनोन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इफेक्टिव है। तकरीबन 20% मेल्स जो स्पाइरोनोलैक्टोन ले रहे होते हैं, हमें पता है उसका साइड इफेक्ट है गायनेकोमैस्टिया। ठीक है, तो उसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव है अमाइलोराइड। अमाइलोराइड 10 से 40 मिलीग्राम पर डे इसमें एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलैक्टोन 100 to 400, एडिनोमा अगर है तो उसका सर्जिकल रिमूवल। तो मेडिकल ट्रीटमेंट यही है, स्पाइरोनोलैक्टोन या एप्लेरेनोन या अमाइलोराइड। सर्जिकल यही है कि पेशेंट जिनको एडिनोमा है तो उनको मेडिकल थेरेपी कुछ हफ्ते देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स जब नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो एक याद रखिए यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टमी होगी, यूनिलेटरल। ठीक है, एक एड्रिनल ग्लैंड। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्योर करेगी बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी को, हावेवर डिपेंड करता है प्री ऑपरेटिव ड्यूरेशन ऑफ कंडीशन पे। हाइपरटेंशन 70% लोगों को सर्जरी के बाद भी रह सकती है, क्योंकि मे बी हाइपरटेंशन काफ़ी टाइम से थी, उनकी माइक्रो सर्कुलेशन डैमेज हो गई है, तो बेशक एडिनोमा निकलवा भी दें फिर भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है। ठीक हो गया, दैट्स इट। अब थोड़ा सा ये टेबल है, इसमें देखें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है इसकी एटियोलॉजी बताई है, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। तो एटियोलॉजी मैंने आपको बताई ना, या तो यूनिलेटरल एडिनोकॉर्टिकल एडिनोमा है जिसको कौन सिंड्रोम कहते हैं, ज़्यादातर ये कॉज होता है। दूसरा बायलेटरल कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो गया 27% ये कॉज। क्या फ़ीचर होते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में? बार बार मैंने आपको बताया, पोटेशियम पोटेशियम जो है कम होने के फीचर्स, सोडियम ज़्यादा होने के फीचर्स। ठीक है, और फ्लूड वगैरह ज़्यादा है, एडिमा वगैरह। तो हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा होगा, मसल वीकनेस, पैरेस्थीसिया, टेटनी, हेडेक, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया। इन्वेस्टिगेशन आप क्या करवाओगे? 24 आवर यूरिन करवाओगे एल्डोस्टेरोन के लिए। ठीक है, ये भी इन्वेस्टिगेशन है। एल्डोस्टेरोन देखोगे यूरिन में, 24 आवर यूरिन फॉर एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड क्रेटिनिन। आपको अगर कैसे डायग्नोस करते हो, अगर रेनिन लो मिल रहा है, क्योंकि रेनिन एल्डोस्टेरोन को बढ़ाता है ना, रेनिन तो सही पड़ा हुआ है, लो है, हाई यूरिन 24 आवर यूरिनरी एल्डोस्टेरोन यूरिन में लेकिन ज़्यादा है, रेनिन प्लाज्मा में लो है, तो इसका मतलब पेशेंट को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में आप करवाते हो सीरम 18 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन मोर देन 85 माइक्रोग्राम इज सीन इन एड्रिनल न्यूप्लाज्म। ये एक मार्कर है 18 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। 18 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन 85 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा है तो मतलब उसको एड्रिनल न्यूप्लाज्म है, एडिनोमा वगैरह है न्यूप्लाज्म। एडिनोमा तो बिनाइन है, ये न्यूप्लाज्म। और लास्ट में सीटी करवाओगे डायग्नोस करने के लिए, अगर कोई ट्यूमर की वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है। ठीक हो गया, तो ये इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि करवाई जा सकती हैं टेस्टिंग। वैसे बेस्ट जो है ARR रेशो आपने नहीं भूलना, एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो, जो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिनको हाइपरटेंशन है। मैनेजमेंट क्या है? कौन सिंड्रोम अगर है यानी एडिनोमा है तो उसकी लेप्रोस्कोपी एड्रिनलेक्टमी करेंगे या लाइफ लॉन्ग उनको स्पाइरोनोलैक्टोन देंगे। हाइपरप्लेजिया दोनों एड्रिनल का है तो उनको स्पाइरोनोलैक्टोन देंगे। दैट्स इट। अब रह गया सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, सेकेंडरी जो है ना
इसमें क्या होता है, याद रखिए प्राइमरी मैंने आपको बताया रेनिन लो था प्राइमरी में, एल्डोस्टेरोन लेकिन हाई था। सेकेंडरी में रेनिन भी हाई है, एल्डोस्टेरोन भी हाई है, ठीक है। इसमें एक वजह है कि रीनल परफ्यूजन सही से नहीं हो रही, तो उस वजह से रेनिन ज़्यादा है। वहाँ तो ये वजह थी ना एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया, तो इसलिए एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है। यहाँ किडनीज़ की परफ्यूजन सही नहीं हो रही, इसीलिए रेनिन भी ज़्यादा है, एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा है। परफ्यूजन क्यों सही नहीं हो रही, डायूरेटिक थेरेपी ले रहा है, कार्डियक फेलियर है, लिवर फेलियर है, ठीक है। ये जो सारे फेलियर लिखे हुए हैं ना, ये रेज लेवल एल्डोस्टेरोन के इसमें क्यों है, साथ में इसमें आप लिख लें कि इसमें रेनिन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये सारे फेलियर क्यों हो रहे हैं, परफ्यूजन सही नहीं हो रही, ठीक है। परफ्यूजन सही नहीं है, क्यों नहीं है, या तो उसको लिवर सिरोसिस है, लिवर फेलियर है, कार्डियक फेलियर है, डायूरेटिक थेरेपी पे है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस है। दूसरी वजह हो सकती है रेनिन सिक्रीटिंग रीनल ट्यूमर, जो एक वेरी रेयर वजह है। रेनिन सिक्रीटिंग ट्यूमर है, वैसे ये रेयर वजह है। तो ये दो वजूहात हो गए, एक तो परफ्यूजन कम है, एक ये वजह है परफ्यूजन कम होने की, ये सारी वजूहात। दूसरा ट्यूमर है, रेनिन सिक्रीटिंग ट्यूमर, ठीक है। तो अब इसने बताया कि कैसे आप कौन सिंड्रोम से इसको कैसे डिफरेंशियल करते हो। कौन सिंड्रोम में, जो कौन सिंड्रोम क्या था, एडिनोमा था ना, एड्रिनल्स का यूनिलेटरल, और एल्डोस्टेरोन ज़्यादा था। कौन सिंड्रोम है, लेकिन रेनिन का लेवल कम था हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, लेकिन यहाँ सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में रेनिन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अलावा इसने हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म भी बताई है थोड़ी सी। इसने कहा है कि सेकेंडरी हाइपो एड्रिनलिज्म, it may arise from hypothalamic pituitary disease or from long-term steroid suppression. It can be differentiated from primary hypoadrenalism. ये secondary है ना, primary से by the fact in the secondary hypoadrenalism mineralocorticoid secretion remain almost normal because this is predominantly stimulated by angiotensin 2. यानी इसने कहा है कि सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म या तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी की कोई डिजीज़ है, या तो कोई लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड सप्रेशन पर है। स्टीरॉयड ले रहा है काफ़ी टाइम से, उसके एड्रिनल ग्लैंड्स हार्मोन्स नहीं बना रहा। तो ये दो वजूहात हैं सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म की, काफ़ी टाइम से स्टीरॉयड ले रहा है या हाइपोथैलेमिक। सेकेंडरी में मसला बाहर होता है ना, एड्रिनल में नहीं होता, तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़ है या लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड सप्रेशन पे। तो इसको प्राइमरी से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी में एड्रिनल में मसला होता है, तो इससे मिनरलोकॉर्टिकोइड की सिक्रीशन यहाँ पर नॉर्मल रहती है, ठीक है। जैसे एल्डोस्टेरोन जो है ना, वो बिल्कुल सही होगा किसमें, प्राइमरी में, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी में, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है, हाइपोथैलेमस या इसमें मसला है ना, तो मिनरलोकॉर्टिकोइड तो अफेक्ट नहीं होगा ना। एल्डोस्टेरोन को तो रास सिस्टम करता है ना, पिट्यूटरी का तो उसके कोई ताल्लुक नहीं है, ACTH वगैरह का, तो वो उसमें सही रहेगा। सेकेंडरी में मिनरलोकॉर्टिकोइड सलामत होगा, एल्डोस्टेरोन हमें सही मिलेगा इसके लेवल्स, ठीक है। ये एक वजह है। तो नॉर्मल मिनरलोकॉर्टिकोइड यही वजह है, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकोइड की प्रोडक्शन को एंजियोटेंसिन 2 कर रहा होता है एक्टिवेट, एल्डोस्टेरोन को एंजियोटेंसिन 2 बना रहा होता है ना, ACTH का रोल नहीं होता। तो प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में एड्रिनल्स डैमेज हुए हैं, वो मिनरलोकॉर्टिकोइड नहीं बनाते रिगार्डलेस ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 लेवल। लेकिन सेकेंडरी में एंजियोटेंसिन 2 तो सही होगा ना, सेकेंडरी में ऊपर मसला है, तो सेकेंडरी में मिनरलोकॉर्टिकोइड के लेवल हमें सही मिलते हैं। दैट्स इट। अब अगला टॉपिक हमारा रह गया फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा।